हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। तो बच्चों, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का थर्ड लेक्चर है जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन। तो आज की ये थर्ड क्लास है हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो इसमें हम लोग एडवर्ब के काइंड्स एंड सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है कि करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। तो आज की क्लास में पूरा अच्छे से समझने वाले हैं कि प्रीपोजिशन का सही तरीके से यूज क्या होता है ना, उसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने एक क्लास में नाउन और प्रोनाउन को कवर किया था एंड उसके बाद सेकंड क्लास में हम लोगों ने एडजेक्टिव एंड वर्ब को कवर किया था। उसके बाद आज की क्लास में हमें करना है, हम सभी को क्या पढ़ना है, एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन, है ना। फिर अगली क्लास में ये नीचे का ये कंप्लीट करेंगे, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले एडवर्ब, है ना। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब को आप हिंदी में जानते हैं, क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। मैं लिख देती हूं यहां पर क्रिया विशेषण। राइटिंग पे मत जाइएगा, यहां पर आप बस एक बार इसको समझिएगा, ठीक है। एडवर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। साफ है? अब देखिए इसका यूज क्या होता है और ये किसे कहते हैं ना, क्रिया विशेषण। तो देखिए एडवर्ब, जो कि देखिए इसकी ये डेफिनेशन लिखी हुई है, फिर इसका हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, जिन बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होती है इंग्लिश और जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एन एडवर्ब इज अ वर्ड which modifies any parts of speech, any part of speech except a noun or pronoun and interjection। कहने का मतलब है कि an adverb is a word, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण ऐसे शब्द होते हैं विच, जो कि मोडिफाइज करते हैं। मोडिफाइज मतलब उनकी विशेषता को बताते हैं, है ना। मोडिफाइज मतलब विशेषता को बताते हैं एनी पार्ट ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने पढ़ा था नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सभी होते हैं। तो इसमें कहने का मतलब है कि वो सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या करता है? मॉडिफाइज करता है, मतलब उसकी विशेषता को बताता है। एक्सेप्ट, यहाँ पर एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? के अतिरिक्त या के अलावा कह सकते हैं ना, के अतिरिक्त यहाँ पर एक्सेप्ट का मतलब होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, एक्सेप्ट अ नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन, मतलब नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के बाकी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या करता है? मॉडिफाइज करता है, मतलब उनकी विशेषता को बताता है। सिवाय किसके? नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम और इंटरजेक्शन होता है विस्मय बोधक अव्यय, जो कि अभी अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसे, है ना। तो बस इतना आप ध्यान में रखिएगा कि एडवर्ब नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के बाकी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या करता है? मॉडिफाइज करता है, मतलब उसकी विशेषता को बताता है, ठीक है। इन तीनों को छोड़ के क्लियर है, कोई डाउट नहीं। आगे देखते हैं इनके एग्जाम्पल, है ना, उदाहरण को देखते हैं। तो देखिए श्याम रन्स स्लोली, है ना। ये स्लोली वर्ड यहां पर आया है और ये क्या है? यहाँ पर एडवर्ब है। ध्यान से समझिएगा उदाहरण को, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी कोई डाउट नहीं रहेगा, है ना। तो देखिए श्याम रन्स स्लोली, अब यहाँ पर स्लोली वर्ड आया है तो ये क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब है और ये किसको मॉडिफाइज कर रहा है? देखिए वर्ब को मॉडिफाइज कर रहा है। अब वर्ब क्या है हमारी? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये तो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं अभी पिछली क्लास में। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? रन्स, है ना। रन्स क्या है? वर्ब, और वर्ब को मॉडिफाइज कर रहा है स्लोली। तो स्लोली क्या है? एडवर्ब। जैसे अगर हिंदी देखें कि श्याम रन्स स्लोली, श्याम रन्स में क्या होता है? दौड़ता है ना, दौड़ता है। स्लोली मतलब धीरे से, तो श्याम धीरे से दौड़ता है ना, ये कह रहा है। तो यहाँ पर दौड़ने की विशेषता क्या बताई जा रही? कि वो धीरे दौड़ता है, समझिएगा ध्यान से, है ना। तो ये मॉडिफाइज कर रहा है किसको? वर्ब को। कोई भी डाउट नहीं। आगे अगला देखते हैं और सबका एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने बात किया कि एडवर्ब, नाउन और प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, ये तीन को छोड़ के बाकी सब को मॉडिफाइज करता है, मतलब वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब को भी करता है ना, और प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इन सभी को मॉडिफाइज करता है, मतलब सभी की विशेषता बताता है। तो अगला उदाहरण जो है, तो देखिए यहां पर शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल,
है ना, वह एक बहुत सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है ना, विशेषण है, और इसकी विशेषता बताई जा रही है, ब्यूटीफुल की विशेषता बताई जा रही है कि वो बहुत सुंदर है। तो वेरी यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है ना, ध्यान से सुनिएगा, वेरी क्या है, एडवर्ब है, और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की विशेषता बताई जा रही है कि वो बहुत सुंदर है, ऐसे करके ना। तो वेरी यहाँ पर एडवर्ब, तो ये किसको मॉडिफाइज कर रहा है, एडजेक्टिव को मॉडिफाइज कर रहा है। सबका एक एक उदाहरण देखेंगे ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए, है ना। अगला देखिए, ही वर्क्स वेरी केयरफुली, है ना। अब यहाँ पर देखिए केयरफुली क्या है, एडवर्ब है, और इसकी विशेषता क्या बताई जा रही, आप देखिए सेंटेंस में दो दो एडवर्ब भी यूज हो सकते हैं, इसलिए कभी अगर देख के कंफ्यूज ना होइएगा, है ना। तो यहाँ पर केयरफुली क्या है, एडवर्ब है, और इसकी विशेषता वेरी बता रहा है ना, तो वेरी यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। तो यहाँ पर एडवर्ब को ये वेरी एडवर्ब क्या कर रहा है, मॉडिफाइज कर रहा है। तो यहाँ पर किसे किया गया, एडवर्ब को, है ना। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। तो देखिए, दे लिव्ड एग्जैक्टली अंडर माई रूफ, यहां पर ये एग्जैक्टली वर्ड आया है, ये क्या है, एडवर्ब है, और यहां पर ये किसको मॉडिफाइज कर रहा है, अंडर को। अंडर यहां पर क्या है, प्रीपोजिशन है। आज की ही क्लास में अभी आगे हमें पढ़ना भी है प्रीपोजिशन, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर अंडर क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन को मॉडिफाइज कर रहा है ये एडवर्ब एग्जैक्टली, है ना। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वर्ड इसको मॉडिफाइज कर रहा है, इसलिए एग्जैक्टली क्या है, एडवर्ब है ना। तो यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ भी है कि मॉडिफाइज द प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या है, अंडर, है ना, इसको मॉडिफाइज कर रहा है एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली वर्ड एडवर्ब, ठीक है। कई बार बोला, अब कुछ कुछ ये रिपीट होता है इसलिए ताकि जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, है ना। जिन्होंने मान लीजिए इसे पहले भी पढ़ा है तो उनको देखने से उनका एक डाउट क्लियर होगा, मान लीजिए उनका एक रिवीजन होगा, ठीक है। अब देखिए, ही कम्स ओनली व्हेन आई एम नॉट हियर, है ना। यहाँ पर ओनली वर्ड क्या है, एडवर्ब है ना। एडवर्ब क्यों है, क्योंकि इसके बाद देखिए यहाँ पर व्हेन आया है, और व्हेन क्या है, कंजक्शन है। कंजक्शन अभी अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। वैसे आपको बता दें कि कंजक्शन का वर्क क्या होता है, उसका काम क्या होता है, दो सेंटेंसेस को, मतलब वाक्यों को या वर्ड को या फिर क्लॉज को, क्लॉज क्या होता है, जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं ना, उनको जोड़ने का काम करता है कौन, कंजक्शन। तो यहाँ पर कंजक्शन है व्हेन, और व्हेन के पहले ये जो ओनली वर्ड आया है ये इसको मॉडिफाइज कर रहा है ना। तो ओनली क्या है, एडवर्ब, तो कोई डाउट नहीं, व्हेन है कंजक्शन और ओनली है एडवर्ब यहाँ पर, ठीक है। तो ये कंजक्शन को मॉडिफाइज कर रहा है, सिंपल। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, और डेफिनेशन में देखा कि एडवर्ब नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के बाकी सभी को मॉडिफाई करता है, और एक एक उदाहरण में हम लोगों ने इसे एकदम क्लियर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, है ना, बिना कोई डाउट के साथ। अब देखिए, काइंड्स ऑफ एडवर्ब में फटाफट देखिए, काइंड्स ऑफ एडवर्ब में तीन होते हैं मेन रूप से, है ना। मेन जो होते हैं वो क्या होते हैं, तीन होते हैं। एक होता है सिंपल एडवर्ब, सेकंड क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, एंड थर्ड क्या होता है, रिलेटिव एडवर्ब, है ना। ये तीन होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि सिंपल एडवर्ब में ये इतने होते हैं, कितने, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। अभी इनको वन बाय वन करके एकदम डिटेल से देखेंगे विथ एग्जाम्पल के साथ, है ना, उदाहरण के साथ, एकदम आसान शब्दों में। तो इसलिए घबराइएगा नहीं, बस अंत तक हमारे साथ इस क्लास को देखिएगा जरूर। अब देखिए, एडवर्ब ऑफ नंबर जो कि थर्ड है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एंड एडवर्ब ऑफ रीजन। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत, है ना। फिर इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होता है और रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, इनको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सिंपल एडवर्ब में ये जो 6 हम लोग को ये मेन होते हैं, ठीक है। और इससे भी अधिक मिलेंगे, लेकिन अगर इतना भी आप क्लियर करते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा बस। अब देखिए, सिंपल एडवर्ब में क्या है कि जिसमें समय अभी हम लोगों ने टाइम देखा, है ना, स्थान मतलब प्लेस देखा, अभी जो एडवर्ब ऑफ प्लेस ऐसे करके देखा ना, फिर उसके बाद संख्या, एडवर्ब ऑफ नंबर, तरीका, मैनर, परिमाण, क्वांटिटी एंड कारण, रीजन में से कोई एक बात प्रकट करते हैं,
कौन, सिंपल एडवर्ब में। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना, तो फटाफट देखते हैं। टाइम से ही आपको पता चल रहा है समय, है ना, तो यह समय बताते हैं, सिंपल है एकदम। उदाहरण देखिए इसका, आई केम लेट, मैं देरी से आया, तो यहाँ पर लेट क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना। फिर उसके बाद देखिए, आई हैव सीन दिस बुक बिफोर, मैंने यह पुस्तक पहले भी देखी है ना, तो यहाँ पर बिफोर एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम बताया जा रहा है कि देरी से, है ना, पहले भी, ऐसे करके। फिर उसके बाद देखिए, कॉल हिम अर्ली, उसे जल्दी बुलाओ, है ना, तो यहाँ पर जल्दी, अर्ली क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। उसके बाद देखिए, शी केम हियर यस्टरडे, वह यहाँ कल आई थी, है ना, या आई, वह कल यहाँ आई, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो देखिए यस्टरडे वर्ड आया है, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, कोई भी डाउट नहीं है। अच्छा, और कैसे मुख्य शब्द भी आ सकते हैं, जैसे नाउ, अभी हम लोगों ने क्या देखा, लेट, बिफोर, अर्ली, यस्टरडे, इसी प्रकार से और मिल सकते हैं, नाउ, है ना, सॉरी, हाँ, नाउ, लेट, डेली, बिफोर, ऑलरेडी, सिंस, टुडे, अर्ली, है ना, एक्सेट्रा। मतलब इसी तरीके से और भी हो सकते हैं। आप टुडे को देखा तो यस्टरडे, टुमारो, टुडे, इस प्रकार से, है ना। तो एडवर्ब ऑफ टाइम में कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें समय बताता है, सिंपल सा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं फटाफट, एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें स्थान बताया जाएगा, है ना, या स्थान बताते हैं। तो इसमें उदाहरण में देखते हैं फटाफट, ही गोज देयर, है ना, वो वहां जाती है, राम कम्स हेयर, राम यहाँ आता है, ऐसे करके। तो देयर, हेयर, ये सभी क्या है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और कैसे शब्द मिल सकते हैं, देयर, हेयर, नियर, पास में, है ना, एनीवेयर, कहीं भी, ऐसे करके ना, बिहाइंड, पीछे, फॉर, बिलो, तो इस तरीके से ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना। अब उसके बाद देखिए, एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर में बात करें तो यह कार्य के होने की संख्या बताते हैं, है ना, जो मतलब ये वर्ब की मान लीजिए विशेषता बताएंगे तो उसमें संख्या बताते हैं। जैसे उदाहरण में देखेंगे तो समझ में आएगा। अब देखिए, आई रीड दिस बुक ट्वाइस, है ना, ट्वाइस का मतलब क्या होता है, दो बार, है ना, दोबारा उसको बोलते हैं। तो आई रीड दिस बुक ट्वाइस, मैंने यह बुक मतलब पुस्तक दो बार पढ़ी है ना, या दोबारा पढ़ी है, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर पढ़ने का काम दो बार बताया जा रहा है ना, तो उसकी वर्ब को मॉडिफाइज कर रहा है कि वो उसने दो बार पढ़ा, सिंपल सा। तो यहाँ पर ट्वाइस क्या है, मतलब दो बार, तो ये है एडवर्ब ऑफ नंबर, है ना। उसके बाद देखिए, आई हैव टोल्ड यू वंस, मैं एक बार आपको ये बता चुका हूं, ऐसे करके ना। तो वंस क्या है यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ नंबर, एक बार की बात की जा रही ना। तो वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, या थ्राइस भी होता है तीन बार, ऐसे करके ना। ऑलवेज हमेशा, सम टाइम कुछ समय के लिए, फ्रीक्वेंटली, सॉरी फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली का मतलब जानते हैं ना, जैसे फ्रीक्वेंसी होता है मतलब आवृत्ति, जो बार बार हो, है ना, उस चीज को बोलते हैं। यहाँ पर फ्रीक्वेंटली होगा मतलब बार बार, ऐसे कह सकते हैं। तो ये हुए एडवर्ब ऑफ नंबर, सिंपल था, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग अगला, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर में बात करें तो देखिए, मैनर से आपको समझ में आ रहा है मतलब रीति या तरीका, है ना, तरीका कह सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा सबसे पहले एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना, फिर सेकंड हम लोग का क्या था, एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर एडवर्ब ऑफ नंबर, इसी तरह एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर में क्या होता है, इनसे कार्य के तरीके प्रकट होते हैं, मैनर, है ना, मैनर समझते हैं। अब इसमें देखिए, इसके उदाहरण देखिए, द गर्ल सैंग स्वीटली, है ना, मतलब इसमें तरीके को बताते हैं। द गर्ल, लड़की, सैंग, गाती है ना, या उसने गाया। यहाँ पर सैंग वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, इसलिए पास्ट में है तो गाया बोलेंगे, इसका मतलब, है ना। और यहाँ पर क्या है, स्वीटली मतलब मधुर, तो इसमें इसकी हिंदी क्या होगी, द गर्ल सैंग स्वीटली, लड़की ने स्वीटली मतलब बहुत ही मधुर आवाज में गाना गाया, ऐसे कहेंगे, है ना। फिर उसके बाद देखिए, ही स्पीक्स क्लियरली, वह क्लियरली मतलब एकदम साफ तरीके से, है ना, बोलता है। तो यहाँ पर देखिए, क्लियरली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो स्वीटली भी क्या था, एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब मधुर तरीके से। क्लियरली मतलब एकदम साफ, है ना, सफाई से। स्लोली धीरे से। हार्डली कठिनता से। बैडली बुरी तरीके से। वेल अच्छे से। क्वाइटली शांति पूर्वक। तो ये सभी क्या है, मैनर है, तरीके हैं। इसी तरीके से और भी हो सकते हैं ना, तो एटसेट्रा आगे इसलिए लिखा हुआ है कि मतलब ये तो बस थोड़े से आपके समझने के लिए, और भी इसी प्रकार से हो सकते हैं।
अब देखिए कोई भी डाउट नहीं है इसमें, और ये पढ़ना भी आपके लिए जरूरी है। आपके एग्जाम में पार्ट्स ऑफ स्पीच से एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू लेकिन आएगा जब आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो मान लीजिए कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से आता है, नाउन से, प्रोनाउन से, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है किसी से भी आएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं छूटेगा, आप अच्छे से वो आंसर का क्वेश्चन का आंसर करेंगे, है ना। अब अगला देखिए फटाफट, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। जब से हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, क्वांटिटी भी हमें कई बार मिला है, और क्वांटिटी का मतलब भी आप समझ गए होंगे, परिमाण या मात्रा, है ना। तो इससे क्या होता है, परिमाण या मात्रा प्रकट करते हैं। अब जैसे आई एम फुली रेडी, मैं पूरी तरीके से तैयार हूं, है ना। किसके लिए, युद्ध के लिए नहीं, मतलब जिस चीज के लिए भी, ठीक है। तो आई एम फुली रेडी, मैं पूरी तरीके से तैयार हूं, या मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं। तो यहाँ पर फुली क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। अब उसके बाद देखिए, ही इज वेरी क्लेवर, वो बहुत चालाक है। तो यहाँ पर वेरी क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, है ना। तो क्वांटिटी मतलब उसकी मात्रा बताई जा रही है, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, सो, इनफ, लिटिल, लिटिल मतलब यहाँ छोटा नहीं होगा, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा होगा यहाँ पर, मच, वेरी, फुली, टू, एटसेट्रा, मतलब इसी तरीके से और भी हो सकते हैं। तो इतना समझने के लिए आपके लिए पर्याप्त था। लास्ट यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग सिंपल एडवर्ब में, एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन में क्या होता है कि इसमें कारण पता चलता है ना, कारण पता चलता है। आप देखिए जैसे लिखा हुआ है उदाहरण में, देखिए ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, तो यहाँ पर देयरफॉर क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन, है ना, उसके स्कूल छोड़ने का कारण बता रहे हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ही इज हेंस अनेबल टू गो। अब यहाँ पर हेंस जो आया है वर्ड, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन, है ना। अब इससे ऐसे कौन से और आ सकते हैं, जैसे देयर फॉर, हेंस, और भी इसी तरीके से हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर दो ऐसे बताए गए हैं, आपको इतना ही समझने के लिए पर्याप्त है। अब आगे देखते हैं। हाँ, तो सिंपल एडवर्ब में हम लोगों ने देखा टाइम, प्लेस, नंबर, क्वांटिटी, है ना, इस प्रकार से देखा। अब देखिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब देख लेते हैं फटाफट। इनका प्रयोग प्रश्न पूछने में होता है, इंट्रोगेटिव से ही पता चल रहा है आपको, और इनमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिलता है, सिंपल, है ना, आप सभी जानते हैं। अब देखिए वेयर इज श्याम, श्याम कहाँ है, तो यहाँ पर ये जो वेयर आया है, इसे अगर पूछेंगे कि इसमें एडवर्ब क्या है, ये कौन सा एडवर्ब है, तो बोलेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब, है ना। उसके बाद देखिए हाउ मैनी बॉयज हैव कम, तो यहाँ पर हाउ मैनी क्या होगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अगर पूछेंगे कि इसमें एडवर्ब क्या है या कौन सा एडवर्ब है, तो हाउ मैनी यहाँ पर क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मैनी बॉयज हैव कम, कितने लड़के यहाँ आ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर ये हाउ मैनी क्या होगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। अब उसके बाद फटाफट रिलेटिव एडवर्ब देख लेते हैं, सिंपल होता है। इनका प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने में होता है, रिलेटिव, रिलेशन, इसे समझ लीजिए, है ना। रिलेट करने का काम करते हैं ये, मतलब जोड़ने का काम करते हैं दो वाक्यों को, तथा वाक्यों में, इस चीज को ध्यान से समझिएगा, तथा वाक्यों में पहले आए हुए नाउन और प्रोनाउन की ओर संकेत करते हुए समय, स्थान, कारण आदि बताते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, आई नो द मेथड हाउ शी मेड इट, है ना। तो इसमें कारण बताया जा रहा है ना, इसमें क्या दिया हुआ है कि समय, स्थान या कारण, तो बताया जा रहा है कि कैसे, है ना। तो इस चीज के लिए अब देखिए यहाँ पर, तो ये क्या होगा, रिलेटिव एडवर्ब होगा, रिलेट करने का काम कर रहा है। आई नो द मेथड मतलब यहाँ पर ये इस सेंटेंस को और शी मेड इट को रिलेट करने का काम कर रहा है। अब उसके बाद देखिए, दिस इज द ऑफिस वेयर आई वर्क, तो यहाँ पर वेयर क्या होगा, रिलेटिव एडवर्ब, है ना। वेयर मतलब दिस इज द ऑफिस, ये वही दफ्तर है, वेयर जहां आई वर्क, मैं काम करता हूं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर वेयर, यदि पूछेंगे कि यहाँ पर एडवर्ब कौन सा है, तो ये रिलेटिव एडवर्ब है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग फटाफट। हाँ, तो ये ध्यान दीजिएगा कि देखिए हम लोगों ने पढ़ा एडवर्ब क्या होता है, और उनके काइंड्स भी देखे, और एग्जाम्पल भी उनका सबका देखा, एक एक, दो दो, तीन तीन, ऐसे करके सभी के उदाहरण भी देखे, है ना। तो यहाँ पर देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एडवर्ब की कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, जो कि आप ये अपने आप से करेंगे, प्रयास करिएगा करने का, है ना। तो इसमें ये इतनी ही नहीं है, बल्कि ये
10 है पूरे, हाँ 10 है। तो इनको खुद से पढ़िएगा, ऊपर ऑप्शन भी दिए हुए हैं, और एक बार खुद से भी ट्राई करिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और यदि आपको इसका करेक्ट आंसर चाहिए तो हमारे ऐप पर अवेलेबल है इनके आंसर, सही आंसर आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसे आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा करके एक बार। और हमारा ऐप है ज्ञानोदय के गुरुजी, ऐप पर ये आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। अब आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर भी आंसर इसके दिए हुए हैं, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर भी ये आंसर दिए हुए हैं, लेकिन आप चीटिंग ना करिएगा, पहले खुद से ट्राई करिएगा, है ना, पहले खुद से ट्राई करिएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर चीटिंग करिएगा, है ना, उसको मैच करिएगा कि क्या आपने वास्तव में सही किया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने एडवर्ब को पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं अपने अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, जो कि क्या है, प्रीपोजिशन, है ना। प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संबंध सूचक अव्यय। क्या बोलते हैं, संबंध सूचक अव्यय बोलते हैं किसको, प्रीपोजिशन को, है ना। अब देखिए प्रीपोजिशन क्या होता है, ये क्या होता है, तो देखिए ए प्रपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय बोलते हैं इसको हिंदी में। तो प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड होते हैं, मतलब शब्द होते हैं, प्लेस बिफोर अ नाउन, ये नाउन से पहले यूज होते हैं, और अब प्रोनाउन, मतलब नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होते हैं, टू शो इट्स रिलेशन, मतलब इसके संबंध को दिखाने के लिए, विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का संबंध अन्य संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ में बताते हैं। मतलब एक संज्ञा मान लीजिए है, तो उसका रिलेशन बताएंगे किसी और संज्ञा के साथ या सर्वनाम के साथ, है ना। तो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ बताते हैं, कौन, प्रीपोजिशन। अभी उदाहरण में देखिए और अच्छे से समझ में आएगा, इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर है, और ये भी क्लियर है कि प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, इसका काम क्या होता है। एक बार फिर से मैं बोल दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यह, इसका काम क्या होता है, टू शो इट्स रिलेशन, मतलब किसी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का संबंध अन्य संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ में बताता है, ठीक है, तो रिलेशन बताता है ये। अब देखिए, द कैट सिट्स ऑन द मैट, अभी उदाहरण देखेंगे तो और एकदम बढ़िया क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, द कैट सिट्स ऑन द मैट, बिल्ली चटाई पर बैठी है ना, चटाई पर बैठी है। तो यहाँ पर ये जो ऑन वर्ड आया है ये है प्रीपोजिशन। अब क्यों है प्रीपोजिशन, देखिए यहाँ पर कैट नाउन है, नाउन मतलब संज्ञा, आपको पता है। उसके बाद मैट संज्ञा है ना, ये भी नाउन है। तो ये मैट नाउन है और कैट भी नाउन है, तो इसके रिलेशन को बता रहा है ऑन। कैसे बता रहा है कि बिल्ली चटाई पर बैठी है ना। तो ये जो पर या ऑन आया है ये क्या है, प्रीपोजिशन है ना, समझ में आ गया। उसके बीच के रिलेशन को ऑन बता रहा है, दोनों संज्ञा के बीच में रिलेशन बता रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, काफी ज्यादा ही डीप हो गया है ना, आराम से देखिए एकदम क्लियर होके। अब देखिए अगला जो उदाहरण है, मोहन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर, मोहन स्टैंडिंग खड़ा हुआ है इन फ्रंट ऑफ द, यहां पर सिर्फ इन नहीं होगा, ये गलती से हाईलाइटेड सिर्फ इन हो गया है, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, ये पूरा होगा, ये गलती से यहां पर हो गया है, इन फ्रंट ऑफ होगा। और क्या है, द डोर। अब देखिए यहां पर डोर संज्ञा है और मोहन भी क्या है, संज्ञा है। इसके रिलेशन को बता रहा है कि इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, मोहन दरवाजे के सामने खड़ा है ना। तो इन फ्रंट ऑफ क्या है, यहाँ पर प्रीपोजिशन है, समझिएगा। और यहाँ पर इन हाईलाइटेड हुआ है जबकि पूरा हाईलाइटेड होना चाहिए था इन फ्रंट ऑफ, तो आप इसे समझ लीजिएगा। उसके बाद अगला देखिए, ही इज अंडर द बेड, वह बेड के नीचे है ना। अंडर, तो अंडर यूज हुआ है यहाँ पर, प्रीपोजिशन है अंडर, है ना। ये रिलेशन बता रहे हैं, देखिए ही क्या है, सर्वनाम है यानी प्रोनाउन है, और बेड क्या है, संज्ञा है यानी कि नाउन है। तो इसके रिलेशन को बता रहे हैं कि वो उसके नीचे है, कौन, वह, ही, है ना, बेड के नीचे है, ठीक है, ऐसे अंडर, ऐसे समझिएगा। अब इतना ज्यादा और अच्छे से आई थिंक कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है। तो ताकि कोई भी डाउट ना हो इसलिए इतना ज्यादा आपको ये ऐसे करके बता रहे हैं। अब देखिए अगला एक और उदाहरण देख लीजिए एकदम,
बढ़िया तरीके से। द स्काई इज ओवर आवर हेड, यहाँ पर ओवर यूज हुआ है, ये प्रीपोजिशन है। और स्काई क्या है आप जानते हैं कि ये नाउन है, और हेड भी क्या है, नाउन है। उसके रिलेशन को बता रहा है ओवर, है ना, कि आसमान, हेड हमारे सर के ऊपर है ना, ओवर। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि ऑन, इन, अंडर, ओवर ये कैसे यूज करते हैं, कैसे हम जानते हैं कि यहाँ पर ऑन आएगा, यहाँ पर इन ही आना चाहिए, यहाँ अंडर आएगा, ओवर आएगा। तो इसके लिए अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं करेक्ट यूज ऑफ सम प्रिपोजिशन, है ना, यानी कि प्रिपोजिशन का करेक्ट यूज, सही प्रयोग देखेंगे, है ना। तो जैसे आप जानते हैं ना कि एट, इन, ऑन, एबव, अंडर, है ना, और ऑफ, टू, इनटू, ऐसे करके ये प्रीपोजिशंस होती हैं। इनका सही यूज, ठीक है, सही यूज कैसे होता है इनको फटाफट देख लेते हैं। तो क्लास चाहे जितनी भी बड़ी हो, यदि आप वास्तव में समझना चाहते हैं और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। अब हम लोग देखते हैं एट का प्रयोग कब करते हैं। तो देखिए छोटे स्थानों, गांवों, कस्बों या बड़े स्थान के लिए के एक भाग के लिए किसका यूज करते हैं, एट का करते हैं। अब उदाहरण देखते हैं फटाफट। सोनम लिव्स एट हस्तिनापुर, है ना, तो यहां पर एट हाईलाइटेड होना चाहिए था, ठीक है। सोनम लिव्स एट हस्तिनापुर, तो यहां पर देखिए हस्तिनापुर, ये यहां पर अभी बात किया ना कि छोटे स्थान, गांवों या कस्बों या बड़े स्थान के एक भाग के लिए एट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज होना चाहिए, एट का। अब उसके बाद देखिए अगला उदाहरण देखिए, दे लिव एट मोदी नगर, है ना, तो यहाँ पर एट का यूज हुआ है मोदी नगर से पहले, क्योंकि यहाँ पर एक स्थान की बात बताई जा रही है ना, कस्बा कह सकते हैं इसे, या फिर बड़े स्थान मतलब किसी प्लेस का नेम है, सिंपल सा ऐसे मतलब समझिएगा, तो एट का यूज करते हैं। और किस लिए एट का यूज करते हैं, एक तो हम लोगों ने देखा कि छोटे स्थानों, गांवों, कस्बों या बड़े स्थान के एक भाग के लिए, बड़े स्थान के एक भाग के लिए इसका यूज करते हैं। और किस लिए करते हैं, किसी निश्चित समय के लिए, है ना, निश्चित समय के लिए। अब देखिए वी शैल रीच एट 8 o'clock, तो यहाँ पर निश्चित समय है 8 o'clock, तो यहाँ पर एट का यूज करेंगे। उसके बाद देखिए लक्ष्य अवोक एट मिडनाइट, यहाँ पर एट यूज हुआ है, इसे निश्चित समय के लिए यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब उसके बाद देखिए निश्चित समय के लिए भी करेंगे, और किसके लिए करेंगे, किसी स्थान के विशेष बिंदु की ओर इशारा करने के लिए। अब देखिए जैसे है कि द ट्रेन हैज अराइव्ड एट द स्टेशन, है ना, तो यहाँ पर कह रहा है कि किसी स्थान के विशेष बिंदु की ओर इशारा करने के लिए। द ट्रेन मतलब रेलगाड़ी, हैज अराइव्ड पहुंच चुकी है ना, एट द स्टेशन, तो रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी है, यहाँ पर एट का यूज करेंगे। उसके बाद देखिए लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की ओर देखिए या ब्लैक बोर्ड पर देखिए, एट, है ना, तो यहाँ पर एट का यूज करेंगे ऐसे करके। तो बस ऐसे आप समझिएगा, ताकि कभी भी मान लीजिए यूज करने के लिए आता है आपके एग्जाम में, तो यदि ये कुछ पॉइंट आप अपने माइंड में रखेंगे तो आप आसानी से उसमें फिल कर पाएंगे। अब अगला देखते हैं इनका प्रयोग फटाफट, है ना। अब देखिए देश, प्रदेश या बड़े नगरों के लिए इनका प्रयोग करते हैं। जैसे संतोष लिव्स इन दुबई, है ना, ये एक प्रदेश की बात हो गई ना, ये क्या है, दुबई, है ना, तो यहाँ पर ये इन यूज करेंगे प्रीपोजिशन, है ना। अब देखिए अगला क्या है, डू यू लिव इन लखनऊ, अब यहाँ पर है डू यू लिव इन लखनऊ, तो इन का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लखनऊ किसकी बात हो रही है, शहर की बात हो रही है, वैसे लखनऊ शहर है, ठीक है। अब देखिए लेकिन ये हमारा प्रॉपर नाउन भी है। प्रॉपर नाउन आप जानते हैं, प्रॉपर नाउन को ऑलवेज हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं, तो जैसे दुबई भी प्रॉपर नाउन हो गया और लखनऊ भी प्रॉपर नाउन हो गया, है ना, सिंपल। अब देखिए अगला देखिए कि इन देश, प्रदेश या बड़े नगरों के लिए इनका यूज करते हैं। और फिर जैसे समय के किसी भाग की समाप्ति के लिए या भविष्य की अवधि बताने के लिए इनका यूज करते हैं। अब जैसे उदाहरण में देखिए वी शैल डू दिस वर्क इन अ डे, है ना, मतलब वी शैल डू दिस वर्क इन अ डे, मैं इस दिन में इस कार्य को कर लूंगा, है ना, तो यहां पर देखिए इनका यूज हुआ है प्रीपोजिशन
है ना, प्रीपोजिशन इन का यूज हुआ है। किस लिए यूज हुआ है? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि समय के किसी भाग की समाप्ति के लिए या भविष्य की अवधि, अवधि मतलब समय बताने के लिए इसका यूज करते हैं। अब उसके बाद देखिए, कोमल विल रिकवर इन 6 days, है ना, अवधि बताई गई है कि 6 days, तो यहाँ पर क्या होगा, इन। ऐसे एक बार अगर आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में जरूर आ जाएगा अच्छे से। अब उसके बाद अगला देखिए, वर्ष तथा महीने के नाम से पूर्व, है ना, वर्ष मतलब जब साल और या मंथ महीने बताते हैं तो उससे पहले यूज करते हैं। अब देखिए, शी विल कम टू इंडिया इन मार्च, है ना, तो यहाँ पर इन का यूज करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर मार्च महीना है और उससे पहले हम इन प्रपोजिशन का यूज करेंगे। आई लेफ्ट इंडिया, है ना, लेफ्ट मतलब होता है छोड़ना, मैंने भारत छोड़ा इन 1997, तो यहां पर इन का यूज करेंगे, सिंपल, है ना। अब अगला देखिए, इनटू का प्रयोग, है ना, इनटू का प्रयोग करेंगे जब कोई वस्तु गतिशील या मोशन में हो, है ना, सिंपल होता है, इसे एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा एक बार कि जब कोई वस्तु गतिशील मतलब मोशन में हो, है ना, मोशन में जैसे हम कह सकते हैं, उदाहरण में देखिए, आई जम्प्ड इनटू द रिवर, मैंने नदी में छलांग लगाई है, मैं नदी में कूदा, है ना, ऐसे करके बोलेंगे तो ये गति हो रही है, तो यहाँ पर इनटू का यूज करेंगे। अब उसके बाद देखिए, द प्रिंसिपल केम इनटू द क्लास, तो यहां पर इनटू का यूज करेंगे, ठीक है। द प्रिंसिपल मतलब प्रधानाचार्य, केम आई इनटू द क्लास, क्लास के अंदर, है ना, या क्लास में आई, तो यहाँ पर अंदर नहीं होगा, इनटू का मतलब में होगा, ठीक है। और इनटू का यूज कब करते हैं? जब कोई भी मोशन होता है, मतलब गतिशील, जब भी गति होती है, बस इतना समझिएगा आप, है ना। उसके बाद देखिए, ऑन का यूज कब करते हैं? तो इनटू में कोई डाउट नहीं है, बस इतना आप समझिएगा कि जिसमें मोशन होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग ऑन का प्रयोग। ऑन का क्या होता है? किसी वस्तु की स्थिरता को प्रकट करने के लिए तथा जब एक वस्तु दूसरी के ऊपर हो और उसे छू रही हो, है ना, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। अभी उदाहरण भी हम लोगों ने पहले भी देखे थे, तो देखिए, द कप इज ऑन द टेबल, कप इज ऑन द टेबल, कप मेज के ऊपर है ना, तो यहाँ पर ऑन का यूज करेंगे। ऑन का यूज किस लिए करेंगे? अब देखिए, कह रहा है क्या ये वास्तव में सच हो रही है? उदाहरण में किसी वस्तु की स्थिरता, स्थिरता बता रहे कि कप क्या है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है ना, तो ये तो स्थिर है कि मतलब रखा हुआ है। अब क्या कह रहा है आगे? जब एक वस्तु दूसरी के ऊपर हो, तो ऊपर तो है, और उसे छू रही हो, अब जाहिर सी बात है उसमें रखा है तो उसे छू भी रहा होगा, है ना, तो ऐसे करके, तो इसे ध्यान से समझिएगा। अगला उदाहरण देखिए, द थीफ इज ऑन द रूफ, चोर छत के ऊपर है ना, तो ऐसे करके, मतलब ये सिंपल है समझना, इसको कोई भी डाउट नहीं होगा इसमें। ऑन का यूज और किस लिए करते हैं? अब देखिए, दिनों के नामों से पूर्व, है ना, दिन के नामों से पूर्व या तिथियों से पूर्व, मतलब डेट के, है ना, पूर्व, उसके पहले। वी गो टू चर्च ऑन संडे, है ना, ये दिन का नाम है संडे, तो उससे पहले ऑन का यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ही डाइड ऑन 15 अगस्त, है ना, तो यहाँ पर डेट आई हुई है, और तो यहाँ हम लोग क्या यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे, सिंपल, है ना। अगला देख लेते हैं, विथ का प्रयोग। तो किसी यंत्र के लिए विथ का प्रयोग करते हैं, और किस लिए करते हैं? दो व्यक्तियों के मिलन या संयोग, संयोग बोलेंगे ना, संयोग की दशा में। अब उदाहरण देखते हैं कि किसी यंत्र के लिए किस प्रकार से होगा। तो राकेश किल्ड अ वोल, सॉरी वोफ बोलते हैं इसको, है ना, एल साइलेंट होता है, वोफ विथ अ स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब क्या होता है? तलवार। राकेश ने किल्ड, मार दिया, है ना, राकेश ने मार दिया। अब वोफ यहाँ पर क्या होगा? भेड़िया, है ना, विथ अ स्वॉर्ड मतलब तलवार से उसे क्या कर दिया? मार दिया। तो यहाँ पर हम लोग जो प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, विथ यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि किसी यंत्र के लिए यूज क्या करते हैं? पहले प्रीपोजिशन विथ, इतना समझिएगा। उसके बाद देखिए, शी कट्स द वेजिटेबल विथ अ नाइफ, ये भी एक औजार है, नाइफ, चाकू, है ना। सी कट्स, वह काटती है, द वेजिटेबल, सब्जियों को, विथ अ नाइफ मतलब वह चाकू से सब्जियों को काटती है। तो यहाँ पर नाइफ, ये भी क्या है? यंत्र है, और इससे पहले प्रपोजिशन क्या लगाएंगे? विथ, सिंपल, है ना। अगला देखिए, जो हम लोगों ने बात किया कि दो व्यक्तियों के मिलन या संयोग की दशा में विथ का प्रयोग करते हैं, कैसे? जैसे देखिए,
द कॉन्विक्ट वॉज टेकन विथ हिज फ्रेंड, है ना, यहाँ पर विथ हिज फ्रेंड, अपने मित्र के साथ बात हो रही, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, विथ का प्रयोग करेंगे, है ना, विथ प्रयोग करेंगे प्रिपोजिशन, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगला क्या है, आई शैल गो टू कानपुर विथ माई अंकल, अंकल, है ना, मैं कानपुर गया अपने अंकल के साथ में, तो यहां पर देखिए माई अंकल, आई शैल गो टू मतलब मैं कानपुर जाऊंगा, शैल लगा है, फ्यूचर में बात हो रही, मैं कानपुर जाऊंगा अपने अंकल के साथ, है ना, तो यहां पर विथ का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ मिलने की बात हो रही है, ये संयोग कह सकते हैं, है ना, उसकी दशा बताई जा रही है, तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, विथ का यूज करेंगे। अब उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर आफ्टर का यूज, है ना, इसी तरीके से ये देखने से यदि आपको एक बार ये समझ में आ रहे हैं, आप एक बार इन्हें देखेंगे तो आपके माइंड में क्लियर होगा कि हाँ इनका सही यूज किस प्रकार से करते हैं, है ना। तो ऐसे ही यदि आपकी परीक्षा में मान लीजिए एमसीक्यू आता है और उसमें आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन सी प्रेपोजिशन यहाँ पर सुटेबल होगी, तो आपको आसानी होगी उसे फिल करने में या सही जवाब देने में, है ना। आप देखिए समय की अवधि की समाप्ति के लिए, है ना, आफ्टर का यूज करते हैं। आप देखिए यहाँ पर उदाहरण देखिए कि क्या है, वी शैल कम आफ्टर एन आवर, है ना, वह एन आवर मतलब 1 घंटे के बाद आएगी, है ना, तो यहाँ पर देखिए आफ्टर का यूज करेंगे प्रेपोजिशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टाइम बताया जा रहा है कि 1 घंटे के बाद आएगी। अब उसके बाद देखिए ही रिटर्न आफ्टर एन आवर मतलब वो 1 घंटे के बाद वापस आएगी, है ना, तो यहां भी आफ्टर का यूज करेंगे, सिंपल है। अब बिहाइंड का प्रयोग, बिहाइंड का प्रयोग किस लिए करते हैं, आफ्टर मतलब समझते हैं ना बाद में, और बिहाइंड मतलब यहाँ पर पीछे। अब बिहाइंड का देखिए स्थान के लिए और विश्राम की अवस्था बताने के लिए, है ना, द ट्री इज बिहाइंड द हाउस, ट्री इज बिहाइंड मतलब पीछे, द हाउस घर के पीछे क्या है, पेड़ है ना, तो यहाँ पर बिहाइंड ये पीछे के लिए यूज हुआ है, और क्यों यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर स्थान के लिए और विश्राम की अवस्था को बताने के लिए। अगला उदाहरण क्या है, सी सिट्स बिहाइंड मी, वो मेरे पीछे बैठती है ना, तो यहाँ पर बिहाइंड यूज हुआ है स्थान बताने के लिए, विश्राम बताने के लिए कह सकते हैं, है ना, तो ये बिहाइंड यूज हुआ है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आई थिंक एक बार अगर पढ़ेंगे तो वास्तव में आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। 7th में क्या है, बिटवीन के बीच, यानी बिटवीन का मतलब क्या होता है, के बीच, है ना, बिटवीन का मतलब होता है बीच, तथा एमंग का मतलब भी होता है बीच के लिए यूज करते हैं। अब कैसे करते हैं इन्हें देखिए, तो देखिए बिटवीन का प्रयोग दो के लिए, इस चीज को ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है, ऐसे करके आते हैं आपके एग्जाम में, है ना, तो बिटवीन का प्रयोग दो के लिए, दो चीजों के लिए, वस्तुओं व्यक्तियों के लिए कह सकते हैं, जबकि एमंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए करते हैं। कैसे, अब देखिए द एप्पल वॉज डिवाइडेड बिटवीन सीमा एंड रिचा, तो सीमा और रिचा के बीच में एप्पल यानी सेब को बांटा गया, है ना, ऐसे कह सकते हैं। तो ये दो लोग हैं सीमा एंड रिचा, उनके बीच में सेब को बांटा गया, है ना, तो यहां पर बिटवीन का यूज करेंगे। क्यों बिटवीन का करेंगे, क्योंकि दो लोग की बात हो रही है। उसके बाद अगला देखिए उदाहरण, द स्वीट्स मतलब मिठाइयां वर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द चिल्ड्रेन, यहाँ पर चिल्ड्रेन कई सारे बच्चे हैं, दो बच्चे तो है नहीं, है ना, कई सारे बच्चे हैं, इसलिए बात हो रही है कि द स्वीट्स मतलब मिठाइयां वर डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब वो बांटी गई थी एमंग द चिल्ड्रेन बच्चों के बीच में, तो कई सारे बच्चे हैं इसलिए बीच की यहाँ पर इंग्लिश क्या बनाएंगे हम लोग, एमंग, मतलब कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, एमंग का, तो बिटवीन का दो लोगों के बीच के लिए और एमंग का दो से अधिक लोगों के लिए, ऐसे समझिएगा, ठीक है। उसके बाद टिल का यूज देख लेते हैं फटाफट। टिल का मतलब क्या होता है, जब तक, है ना, ऐसे के लिए यूज करते हैं, तो अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित मतलब जो निश्चित नहीं होता है। शी विल वेट टिल यू रिटर्न, वो तब तक इंतजार करेगी या वह जब तक इंतजार करेगी जब तक आप वापस नहीं आ जाते, ऐसे कह सकते हैं, है ना, शी विल वेट वो इंतजार करेगी, टिल जब तक यू रिटर्न आप वापस आते हैं, ऐसे कह सकते हैं ना। अब देखिए तो यहाँ पर टिल का यूज करेंगे
जब तक के लिए, है ना, ये अनिश्चित समय के लिए बात कर रहा है, ये मतलब निश्चित नहीं है कि आप कब वापस आए, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में या साल भर में, ऐसे करके, तो ये अनिश्चित है, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। और अब देखिए ये भी समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से भी डाउट क्लियर हो जाता है कि जब हम लोग ऐसे देखते हैं कि ओवर का मतलब भी ऊपर होता है और एबव का मतलब भी ऊपर होता है ना, जो कि अभी आगे देखने वाले हैं। तो ओवर का मतलब होता है लेकिन अत्यधिक ऊंचाई के लिए होता है, ओवर का मतलब अत्यधिक ऊंचाई के लिए होता है। जैसे उदाहरण में देखिए, द स्काई इज ओवर आवर हेड, है ना, स्काई मतलब आसमान, अवर हेड मतलब हमारे सर के ऊपर है। अब ऊपर है, थोड़ा ऊपर तो है नहीं, वो बहुत ऊपर है, तो अत्यधिक ऊंचाई की बात की जा रही है ना यहाँ पर। तो अत्यधिक ऊंचाई के लिए हम लोग ओवर का यूज करते हैं। किसका करते हैं, किस प्रपोजिशन का, ओवर का करते हैं, ठीक है, सिंपल है। अब आगे देखिए, एबव का किस लिए करते हैं, कम ऊंचाई के लिए। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अत्यधिक ऊंचाई के लिए ओवर का यूज और कम ऊंचाई के लिए अबव का प्रयोग, ठीक है। तो कम ऊंचाई के लिए देखिए, द फैन इज हैंगिंग अबव अवर हेड, फैन मतलब पंखा, इज हैंगिंग मतलब लटकना, है ना, अबव अवर हेड हमारे सर के ऊपर है। अब जैसे हमारे सर के ऊपर पंखा होता है तो वो थोड़ा ही ऊपर होता है ना, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं होता है कि जितना आसमान होता है। तो आसमान के लिए हम लोग ओवर बोलेंगे, और यहाँ पर फैन की बात हो रही है तो यहाँ पर अबव बोलेंगे, ठीक है, सिंपल। अब आगे देखते हैं टू का प्रयोग। टू का प्रयोग किस लिए करते हैं, देखिए, किसी स्थान या व्यक्ति से जुड़ने का भाव प्रकट करने के लिए, किसी व्यक्ति या स्थान से, है ना, जुड़ने का भाव प्रकट करने के लिए। अब यहां पर उदाहरण में देखिए, सी हैज गोन टू आगरा, सी हैज गोन टू आगरा मतलब यहां पर टू का यूज हुआ है ना, वह आगरा जा चुकी है, तो यहां पर स्थान की बात हो रही है ना, आगरा, और व्यक्ति में यहां पर ही है, ठीक है, व्यक्ति। तो देखिए इसके बीच के जुड़ने का भाव प्रकट हो रहा है कि वो मतलब आगरा जा चुकी है। अब उसके बाद अगला देखिए, ऐसे करके मतलब आप समझिए इसको कि यहाँ पर क्या यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे प्रीपोजिशन। अब उसके बाद देखिए, शी गोज टू ऑफिस, वह दफ्तर जाती है ना, तो यहाँ पर हम लोग टू का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी स्थान के लिए बात हो रही है, ऑफिस, है ना। अब आगे देखिए, और ये क्या है, देखिए इसमें अगर अभी भी डाउट आ रहा है तो एक बार देखिए, ये ध्यान से देखिएगा कि किसी स्थान या व्यक्ति से जुड़ने का भाव प्रकट हो रहा है। अब इस व्यक्ति में हम लोग यहाँ पर शी में, सी में कोई भी हो सकता है, लड़की में, है ना, ऐसे करके शी, और गोज टू ऑफिस, ऑफिस यहाँ पर क्या है, प्लेस की बात हो रही है ना, तो ये कनेक्ट करने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, टू, ठीक है। अब अगला देखिए, अंडर का प्रयोग। अंडर का मतलब होता है नीचे, है ना, तो नीचे प्लेस के लिए, यहाँ प्लेस ब्रैकेट में ऐसे कर दीजिएगा, नीचे प्लेस के लिए, मतलब अंडर का मतलब ही होता है नीचे। तो इसमें हम कह सकते हैं कि देखिए उदाहरण में, द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली टेबल मतलब मेज के नीचे है ना, तो यहाँ पर अंडर प्रीपोजिशन यूज होगा क्योंकि यहाँ पर नीचे की बात कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, द रैट इज अंडर द बेड, है ना, चूहा बेड के नीचे है, तो यहाँ पर अंडर का यूज करेंगे, सिंपल है। तो ऐसे ही हम लोगों ने, अभी और भी है एक शायद, हाँ, ऑफ का प्रयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए यहाँ पर रखा है। जितने भी वैसे तो प्रीपोजिशन कई सारी होंगी, है ना, लेकिन जो मेन है, जो कि आपको जिनसे प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम के लिए, वो इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रपोजिशन रखी गई है और उनके यूज को बताया गया है ना, कि इनसे रिलेटेड आपके परीक्षा में आ सकते हैं। अब देखिए, संबंध को प्रकट करने में, संबंध मतलब रिलेशन को बताने में ऑफ का यूज भी करते हैं। तो देखिए, ही इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, अब रिलेशन बता रहे हैं कि वो डायरेक्टर है कहाँ का, कंपनी का, तो यहाँ पर ऑफ का यूज करेंगे। उसके बाद देखिए, सी इज द ओनर ऑफ दिस शॉप, ओनर मतलब समझते हैं क्या होता है, मालिक, है ना, शी इज द, वह इस दुकान की मालिक है। यहाँ भी रिलेशन बताया जा रहा है कि वो इस दुकान की क्या है, मालिक है, तो यहाँ पर ऑफ का यूज हुआ है प्रपोजिशन, ठीक है, सिंपल। और किस लिए ऑफ का यूज करते हैं, एक तो संबंध प्रकट करने के लिए, दूसरा किस लिए होता है, विशेषता या कारण बताने के लिए। विशेषता या कारण में कैसे, तो देखिए, सी डाइड
ऑफ मलेरिया। तो देखिए यहाँ पर कारण बताया गया है कि शी डाइड ऑफ मलेरिया, उसकी मृत्यु हो गई या वह मर गई ऑफ मलेरिया। मलेरिया मतलब ये बीमारी होती है ना। तो उसका कारण क्या बताया गया कि वो इस बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो गई, है ना। तो यहाँ पर ऑफ का यूज किया गया कारण बताने के लिए। और देखिए लॉयन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, लॉयन यानी शेर जंगल का राजा है। तो यहाँ पर भी इसमें क्या बताया गया है, विशेषता बताई गई है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ऑफ का यूज करेंगे प्रिपोजिशन। तो यहाँ पर विशेषता बताई गई है, तो यहाँ पर ऑफ का यूज प्रिपोजिशन के रूप में हुआ है। तो मतलब शेर जंगल का राजा होता है। और ऊपर वाले में क्या बताया गया था, कारण बताया गया था कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, तो मलेरिया से। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट प्रिपोजिशन थे उनको हम लोगों ने देखा आज की क्लास में, और उनका यूज भी देखा कि कैसे उनका करेक्ट यूज होता है ना। अब देखिए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रिपोजिशन की आपको आपके लिए एक्सरसाइज है ना, आपके लिए एक्सरसाइज है। और साइड में देखिए इनके ये ऑप्शन भी लिखे हुए हैं, मतलब इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि यहाँ पर कौन सा करेक्ट प्रिपोजिशन होना चाहिए। तो देखिए ये सिर्फ इतने ही नहीं है, 10 15 है ना, 15 क्वेश्चन है आपके लिए। और यदि इनके आंसर भी आप जानना चाहते हैं तो इसी में दिया हुआ है। ठीक है, आंसर भी आप ये कर सकते हैं देख करके, लेकिन पहले खुद से एक बार प्रयास करिएगा करने का, फिर आप आंसर मैच करिएगा, ताकि आपको भी अंदाजा होगा कि हाँ आप वास्तव में कितना कर पा रहे हैं, है ना। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या पढ़ा, एडवर्ब एंड प्रिपोजिशन। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की आज ये हमारी थर्ड क्लास थी, है ना, तीसरी क्लास थी, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहली क्लास में हम लोगों ने नाउन प्रोनाउन को कवर किया, एंड दूसरी क्लास में फिर हम लोगों ने एडजेक्टिव और वर्ब को कवर किया। आज ये तीसरी क्लास है जिसमें हम लोगों ने एडवर्ब और प्रिपोजिशन को पढ़ा। आने वाली क्लास हमारी किसकी होगी, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन की, है ना। तो उसमें भी ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से एक्सरसाइज के साथ में, और एग्जाम्पल भी देखेंगे और कैसे प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में उनको भी देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही था। आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज हमें लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।